स्टूडेंट, तो हम बात कर रहे थे सब फर्टिलिटी की और हमने बाकी सारे इसके पोर्शन डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट की। हमने हम पेशेंट को रूल आउट तो कर लिया कि ये सब फर्टिलिटी का पेशेंट है, तो हम इसे मैनेज कैसे करेंगे। पहली प्रेफरेंस हमारे पास होती है कि हम मेडिकली ट्रीट करें पेशेंट को। मेडिकली ट्रीट करने के लिए हमारा मकसद क्या होना चाहिए कि हमने ओव्यूलेशन को इंड्यूस करवाना है। ओव्यूलेशन को इंड्यूस करवाना है मीन्स कि ओव्यूलेशन इंडक्शन करवानी है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं OI से, ओव्यूलेशन इंडक्शन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट तब होगा जब पेशेंट की ट्यूब्स जो है वो नॉर्मल होंगी और उसका जो हमने हस्बैंड का सीमन फ्लूइड एनालिसिस करवाया है वो भी नॉर्मल होगा। ओनली पेशेंट को फीमेल को प्रॉब्लम होगी अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की पेशेंट है और उसकी जो ट्यूब्स हैं वो भी ठीक है और उसका जो हस्बैंड का फ्लूइड सीमन फ्लूइड एनालिसिस हमने करवाया है वो भी नॉर्मल है, तो तब हम उसे देंगे, उसकी ओव्यूलेशन इंडक्शन करवाएंगे। तो हमारे पास फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या होता है ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए, हम देते हैं एंटी एस्ट्रोजन क्लोमिफेन सिट्रेट। एंटी एस्ट्रोजन क्लोमिफेन सिट्रेट। क्लोमिफेन सिट्रेट का काम क्या होता है कि ये क्या करता है, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर लेता है। एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर लेता है। आपको पता है कि जो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर हैं, एस्ट्रोजन नॉर्मली क्या काम कर होता है, नेगेटिव फीडबैक के थ्रू सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि वो FSH और LH प्रोड्यूस करवाएं। तो जब हम एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को और इसके साथ साथ जब वो एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो ये LH की सर्च भी करवाता है। तो जब हम क्लोमिफेन देते हैं तो ये एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर लेता है। जब एस्ट्रोजन के रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो फिर उसका जो फीडबैक का लूप है वो ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से जो नॉर्मल FSH और LH प्रोड्यूस हो रहे थे वो भी नहीं प्रोड्यूस होंगे। और इसके अलावा क्या है कि ये ओव्यूलेशन को इंक्रीज़ करवाएगा। क्या है, ओव्यूलेशन को इंडक्शन करवाएगा। तो ये क्या है कि अप्रोक्सीमेट जब हम ये ट्रीटमेंट देते हैं तो 70% वुमेन जो है वो ओव्यूलेट कर देती हैं। 70% पेशेंट ओव्यूलेशन हो जाती है। और इसके अलावा क्या करती हैं, और 1/2 ऑफ द पेशेंट जो है वो 6 मंथ भी का टाइम भी उन्हें लग जाता है और वो ओव्यूलेशन उनमें हो जाती है। इसके अलावा क्या है कि जब हम क्लोमिफेन दे रहे हैं तो ये क्या करता है, फॉलिकल्स ज़्यादा बना रहा है, ओव्यूलेशन ज़्यादा करवा रहा है, ज़्यादा ओवम जो है वो रिट्रैक्ट करवा रहे हैं। जब ज़्यादा ओवम प्रोड्यूस होंगे तो मल्टीपल प्रेगनेंसी का चांस भी ज़्यादा हो जाता है। 12% चांस है मल्टीपल प्रेगनेंसी का जब हम क्लोमिफेन देते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी का। तो इसको कम करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम अल्ट्रासाउंड से ट्रैकिंग करते रहें, ओम की ट्रैकिंग करते रहें, हम उसे मॉनिटरिंग करते रहें बाय अल्ट्रासाउंड से। अल्ट्रासाउंड से हम उसे ट्रैक करते रहें कि जब हम उनकी जो ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स जो हो रही होती है तो हमें से पता चल जाएगा कितने जो हैं वो मैच्योर और फॉलिकल्स बन रहे हैं और कितने ज़्यादा ओवम प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ठीक है, जब हमें पता चलेगा कि हाँ एक ओवम बन गई या हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई, हम उस पेशेंट को स्टॉप करवा देंगे क्लोमिफेन लेना, वरना ज़्यादा ओवम प्रोड्यूस होते रहेंगे और फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी का चांस ज़्यादा हो जाएगा। और अगर कोई पेशेंट है उससे क्लोमिफेन से उसकी ओव्यूलेशन इंड्यूस नहीं हुई तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन होता है कि हम ऑगमेंटेशन करवाते हैं विद मेटफॉर्मिन। ऑगमेंटेशन विद मेटफॉर्मिन मीन्स कि हम क्लोमिफेन भी देंगे लेकिन साथ में ऑगमेंट करने के लिए हम उसे मेटफॉर्मिन दे देंगे। इसके अलावा क्या है, एरोमाटेज इनहिबिटर्स भी दे सकते हैं। एरोमाटेज इनहिबिटर्स। इसके अलावा क्या है, हम इंजेक्टेबल GnRH एनालॉग्स देते हैं। GnRH एनालॉग्स देते हैं। और हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या है इसमें कि हम ड्रिलिंग भी करवा सकते हैं, लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग, जो कि एक सर्जिकल मेथड है, लेकिन अभी मैं आपको मेडिकल मेथड्स पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो ये थे हमारे पास मेडिकल ऑप्शंस कि हम उसे क्लोमिफेन दे सकते हैं, उसे अगर फिर भी नहीं ठीक हो रही तो फिर हम उसे मेटफॉर्मिन से ऑगमेंट कर सकते हैं, एरोमेटेज इनहिबिटर्स दे सकते हैं या फिर GnRH एनालॉग्स दे सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सर्जिकल ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। सर्जिकल ऑप्शंस ये हैं कि अगर हमारे पास एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट हैं, एंडोमेट्रियोसिस की पेशेंट है तो फिर हम उसकी लेप्रोस्कोपिक एब्लेशन करवा सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस की लेप्रोस्कोपिक कर सकते हैं उसमें। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई पेशेंट है सबम्यूकोजल फेब्रॉइड्स की है, एंडोमेट्रियल पॉलिप्स की है या फिर एशरमैन सिंड्रोम की है, क्या है, सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड्स हैं, एंडोमेट्रियल पॉलिप्स हैं या फिर क्या है, एशरमैन सिंड्रोम है, एशरमैन सिंड्रोम, तो उसमें हम क्या करते हैं, हिस्टेरोस्कोपिक
ट्रीटमेंट करते हैं, हिस्टेरोस्कोपी। इसके अलावा क्या है कि इनफर्टिलिटी और ट्यूबर पोटेंसी को चेक करने के लिए हम मिनिमल एसेस सर्जरी भी कर सकते हैं। MAS क्या है? मिनिमल एसेस सर्जरी। ये हम क्यों करते हैं कि हम असेस कर सकें कि इनफर्टिलिटी है या फिर ट्यूब्स जो है वो पेटेंट हैं या नहीं है। तो ये थी हमारे पास सर्जिकल ऑप्शन। अब नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन में हम क्या करते हैं, एक सैंपल लेते हैं, प्रीपेयर्ड स्पर्म का सैंपल लेंगे स्पर्म का, और उसे क्या करेंगे, यूट्राइन कैविटी में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। यूट्राइन कैविटी में रखते हैं बाय यूजिंग फाइन यूट्राइन कैथेटर। यूट्राइन कैथेटर से हम क्या करते हैं, एक फीमेल स्पर्म लेते हैं जो प्रिपेयर्ड हो, उसे क्या है हम यूट्राइन कैविटी में रख देते हैं। और ये कब हेल्पफुल होता है, जब कोई पेशेंट जो है एंडोमेट्रियोसिस की हो, माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस की हो, एंडोमेट्रियोसिस की हो पेशेंट, या फिर क्या है कि माइल्ड मेल फैक्टर हो। माइल्ड मेल फैक्टर मीन्स कि हमने उसका सीमेन फ्लूइड एनालिसिस करवाया और उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ गई है। इसके अलावा क्या है कि सेम सेक्स कपल हो जाए तो उनमें भी हम क्या करते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन करवाते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये हम कब करवाते हैं कि जब कोई पेशेंट ट्यूबल डिजीज़ का हो, एंडोमेट्रियोसिस का हो, या फिर उसके हमने ओवुलेशन इंडक्शन की थी लेकिन वो फेल हो गई है, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या होता है कि हम उसकी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर दें। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है वो नेचुरल मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी हो सकती है, नेचुरल मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी हो सकती है, लेकिन अगर गोनाडोट्रोपिन से हमने कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन की हो तो उसमें IVF जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मीन्स के कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन, तो उसमें क्या है कि IVF जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके स्टेप्स क्या होते हैं IVF के। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पिट्यूटरी की डाउन रेगुलेशन करते हैं, पिट्यूटरी डाउन रेगुलेशन। कि ये हम डाउन रेगुलेशन इसलिए करते हैं ताकि हम एंडोजीनियस जो सर्ज LH सर्ज प्रोड्यूस हो रही थी और प्रीमेच्योर ओव्यूलेशन हो रहे थे, हम उसे कंट्रोल कर सकें, उसे स्टॉप कर दें। किस लिए करते हैं, टू प्रिवेंट एंडोजीनियस LH सर्ज को, एंडोजीनियस LH सर्ज को प्रिवेंट करने के लिए। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम GnRH एनालॉग्स देते हैं, GnRH एनालॉग्स। जो ये एनालॉग्स क्या करते हैं, GnRH के जो रिसेप्टर हैं उनके ऊपर एक्ट करते हैं और फिर FSH और LH की प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। इसके अलावा इसके टाइम पीरियड को कम करने के लिए हमारे पास अब न्यूअर जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग क्या GnRH एंटागोनिस्ट भी हैं, एंटागोनिस्ट। ये था हमारे पास फर्स्ट स्टेप कि हमने क्या किया, पिट्यूटरी से हमने स्टार्ट किया, उसकी हमने क्या किया, डाउन रेगुलेशन करवा दी है। मीन्स के LH सर्ज जो है वो प्रोड्यूस ना हो और इसको वैसे जो ओवुलेशन है वो प्री टर्म ना हो जाए। सेकेंड है हमारे पास कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन, कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन। इसमें क्या करते हैं कि सबक्यूटेनियस गोनाडोट्रोपिन मेडिकेशन देते हैं, GnRH की मेडिकेशंस देते हैं हम। तो उससे क्या होगा, मल्टीपल फॉलिकल्स जो हैं वो रिक्रूट हो जाएंगे, मल्टीपल फॉलिकल रिक्रूटमेंट हो जाएगी। अब इस रिक्रूटमेंट को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करेंगे और ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड पे हमें एटलीस्ट 15 फॉलिकल्स जो हैं वो नज़र आने चाहिए। ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करेंगे और उस पर अराउंड 15 फॉलिकल्स की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, 15 फॉलिकल्स की, ठीक है। इसके अलावा हम ब्लड लेवल्स कर लेते हैं, इसमें ब्लड लेवल्स में हम एस्ट्राडायोल के लेवल्स चेक करते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड पे हम एंडोमेट्रियल थिकनेस भी चेक कर लेते हैं, एंडोमेट्रियल थिकनेस को भी मेजर करते हैं, एंडोमेट्रियल थिकनेस। ये था हमारे पास सेकंड स्टेप कि हमने क्या किया है कि कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन करवाई है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि प्रीमेच्योर ओव्यूलेशन को इनहिबिट करना है। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, इनहिबिशन ऑफ
प्रीमेच्योर ओव्यूलेशन, प्रीमेच्योर ओव्यूलेशन, ये हम इसे इनहिबिट क्यों कर रहे हैं? देखें, आईवीएफ में हमने एक एग लेना है और मेल के स्पर्म के साथ हमने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवानी है। तो अगर हमने एग लेना है और हमारे सारे प्रोसीजर से पहले ही एग जो है रिक्रूट हो जाए तो इसका तो हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा, इसलिए हमने उसकी सारा प्रोसीजर जो है वो कंट्रोल करवाना है। तो इसमें क्या करते हैं, जब हम GnRH के एनालॉग्स देते हैं तो वो क्या कर देते हैं, प्रीमेच्योर ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देते हैं। जब इसकी ओव्यूलेशन इनहिबिट हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, HCG का ट्रिगर देते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक HCG ट्रिगर देते हैं। ये हम कब देते हैं, HCG को ट्रिगर हम इसलिए देते हैं कि उनके LH सर्ज को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि अब हमें रिक्वायर है ओवम, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, LH सर्ज देंगे और वो क्या करेगा, रीशेड्यूल करवा देगा एग की कलेक्शन के प्रोसीजर को, क्या कर देगा, अलाउ कर देगा टू शेड्यूल एग की कलेक्शन को। देन हम क्या करेंगे, एग की कलेक्शन करवा लेंगे। एग कब कलेक्ट करवाएंगे, HCG के ट्रिगर के 37 आवर्स के बाद, 37 आवर्स पोस्ट HCG ट्रिगर। HCG ट्रिगर देने के 37 आवर्स के बाद हम क्या करेंगे, एग कलेक्ट कर लेंगे। और ये का हम कलेक्ट करने के लिए हम ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड यूज़ करेंगे, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड। इसके अलावा क्या है, ये जो हम फॉलिकल फ्लूइड, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास फॉलिकल्स हैं उनमें से फॉलिकल फ्लूइड जो है वो एस्पिरेशन करवाएंगे और उस फॉलिकल फ्लूइड में क्या है, ओवोसाइट प्रेजेंट होगा। फिर हम उसे लेबॉर्ट्री में या फिर एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो है उसको कलेक्ट करके पेट्री डिश में रख लेते हैं। फिर उसके हम क्या है, फर्टिलाइज, देन नेक्स्ट स्टेप इज़ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। तो जो हमारे पास एग था, एग को क्या करना है, पेट्री डिश में रखना है और उसके अराउंड 1 लाख स्पर्म प्रेजेंट होने चाहिए। स्पर्म कितने होने चाहिए, 1 लाख स्पर्म। और अगर कोई ऐसा, अगर कोई किसी पेशेंट में स्पर्म का काउंट कम हो या फिर उनकी मोटिलिटी कम हो तो हम इसके लिए एक मेथड यूज़ करते हैं विच इज़ ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। मीन्स कि यहाँ पर अगर ओवम है तो oocyte है, इसमें हम क्या करेंगे, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर ही हम क्या करेंगे, स्पर्म को इसमें रख देंगे ताकि इसकी फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाए। तो अगर उसके बाद फिर हम फर्टिलाइजेशन देखते हैं तो उसमें 60% जो चांस है फर्टिलाइजेशन का, उसमें IVF से अगर हम कर रहे हैं, सिंपल हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से कर रहे हैं तो 60% चांस होगा। लेकिन अगर हमने ICSI का मेथड यूज़ किया है तो उसमें 70% चांसेस है कि वो फर्टिलाइज हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एम्ब्रियो को कल्चर करवाएंगे, एम्ब्रियो को कल्चर करवाएंगे। कल्चर करवाने के लिए क्या है, हमारे पास उसका जो हमारे पास एनवायरनमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिससे वो सर्वाइव कर सकते हैं ओवम। क्या है, टेम्परेचर, pH, इसकी ह्यूमिडिटी एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये सब क्या है कि ऑप्टिमल होने चाहिए। उसके बाद ही जो है एग जो है वो एग और स्पर्म जो है वो ओवम जो एम्ब्रियो जो हमारे पास बना है सर्वाइव कर सकता है, वरना डाई हो सकता है। तो एग कलेक्ट करेंगे हम डे 2 पे भी कर सकते हैं, 3rd पे भी कर सकते हैं, 5th डे पे भी हम एग की कलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट बेनिफिशियल है वो क्या है, 5th डे वाला एग है। 5th डे पे जब उसकी ब्लास्टोसिस्ट वाली स्टेज है वो बन जाएगी तो उसके तो अब हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं फीमेल में, इंट्रायूट्राइन अगेन ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रांसफ़र करने के लिए हम क्या करते हैं कि सॉफ्ट प्लास्टिक कैथेटर यूज़ करते हैं और उसको इंसर्ट करते हैं इंट्रायूट्राइन में। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं कि जो अगर हमारे पास एम्ब्रियो जो है वो ज़्यादा बन गए हैं, एम्ब्रियो ज़्यादा बन गए हैं तो हम उसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन भी हो सकती है। एम्ब्रियो अगर ज़्यादा बन गए हैं और वो हेल्दी एम्ब्रियो है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एम्ब्रियो क्रायो प्रिजर्वेशन, हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्टेप होता है ल्यूटियल फेज़ की सपोर्ट देनी होती है, ल्यूटियल फेज़ सपोर्ट। ये हम क्या करते हैं, जब भी हम एग को कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद हम प्रोजेस्टेरोन देते हैं पेशेंट को, प्रोजेस्टेरोन देते हैं ताकि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो भी अपना प्रोजेस्टेरोन जो है वो सिक्रीट करे। इसके अलावा हम एक्स्ट्रा प्रोजेस्टेरोन भी दे देते हैं। इसके अलावा हमारे पास होती है ART सक्सेस रेट, ये जो हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं इसकी सक्सेस रेट कितना है, ART सक्सेस रेट। अगर कोई फीमेल की एज है अंडर 35 है तो उसमें सक्सेस रेट जो है 40 to 45% होता है। और अगर फीमेल की एज जो है 40 से मोर देन ओवर 40 है तो उसमें सक्सेस रेट कितना है,
15% से भी कम हो जाता है। ठीक है, इसके साथ हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशन की। जब हमने IVF हम प्रोसीजर कर रहे हैं तो इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉम्प्लिकेशन है वो है ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, जो आपसे MCQ वगैरह में पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एसाइटीज़ होते हैं। एसाइटीज़ इनलार्ज मल्टीफोलिकुलर ओवरीज बन जाते हैं। इनलार्ज मल्टीफोलिकुलर ओवरीज। इसके अलावा क्या है कि पल्मोनरी एडिमा हो सकता है पेशेंट को। पल्मोनरी एडिमा अलोंग विद कोएगुलोपैथी। ठीक है, तो इसको ट्रीट करने के लिए हमें क्या चाहिए कि हम लो डोज स्टिमुलेशन करें। लो डोज स्टिमुलेशन। और क्या है कि हम अल्ट्रासाउंड से मॉनिटरिंग करते रहें। अल्ट्रासाउंड से मॉनिटरिंग करते रहें कि मीन्स के ज़्यादा जो है फॉलिकल जो है वो ओवर स्टिमुलेट ना हो जाए। इसके अलावा क्या है कि GnRH के हम एगोनिस्ट वगैरह भी यूज़ करते हैं। GnRH मेडिकेशन। इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड होता है, वो क्या है, सर्जिकल स्पर्म रिट्राइवल। सर्जिकल स्पर्म रिट्राइवल। पहले हमने एक टेक्निक यूज़ किया विच इज़ ICSI। ICSI हम तब यूज़ करते हैं कि जब स्पर्म की क्वालिटी कम हो या फिर उसकी क्वांटिटी कम हो, तो तब हम क्या करते हैं, ICSI यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई पेशेंट है उसमें वास्ट डिफरेंस में कोई ब्लॉकेज वगैरह हो गई, लेकिन स्पर्म उसमें बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हम वो स्पर्म को रिट्राइव करते हैं और फिर उसके बाद हम IVF का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास होती है सर्जिकल स्पर्म रिट्राइवल। और एक हमारे पास प्रोसीजर होता है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डिजीज़। प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डिजीज़, जेनेटिक डायग्नोसिस। तो ये डायग्नोसिस हम उस वक्त करते हैं कि जब हमें पता हो कि उस पेशेंट की जो पहले कॉन्सेप्शन थी या फिर उसमें कोई मिसकैरेज वगैरह का चांस था, लेकिन उसमें जेनेटिक डिजीज़ थी। तो उस जेनेटिक डिजीज़ को रूल आउट करने के लिए हम इम्प्लांटेशन से पहले डायग्नोसिस करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। अब अगर हमें पता चल, ये हमारे पास 2 एम्ब्रियोज थे, ये भी एम्ब्रियो था। इसमें क्या था, इसमें हमने क्या किया है, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस किया और उसमें क्या है कि जेनेटिक कोई डिजीज़ आ गई है, जेनेटिक डिजीज़। और इसमें हमने इसका डायग्नोसिस किया है तो ये नॉर्मल आ गया। तो अब हम क्या करें, इसको डिस्कार्ड कर देंगे और इस नॉर्मल को हम यूज़ कर लेंगे IVF के लिए। तो इसका ये बेनिफिट होता है कि हम प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस कर लेते हैं। तो ये थे हमारे पास IVF का जो टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे लॉन्ग SCQ वगैरह में भी पूछा जा सकता है और ये MCQs के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।